माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। तो बिल्कुल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को लगा दीजिए, जैसे कि सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि और से ज़्यादा वीडियो डालें। सो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टू जो इसके पार्ट्स हैं 1 और 2, उसमें मैंने आपको कैपिटलाइजेशन बताया था और ओवर कैपिटलाइजेशन बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिए। और अंडर कैपिटलाइजेशन आज हम लोग करेंगे और वाटर्ड कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। सो अंडर कैपिटलाइजेशन हमारा बिल्कुल ओवर कैपिटलाइजेशन का उल्टा होता है, जहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन हमारा ये बताता था कि भाई जितना आपके पास कैपेसिटी है अर्निंग की, उससे ज़्यादा आप कैपिटल को एम्प्लॉय करके रखे हो, मतलब कोई भी यूज़ नहीं है उस कैपिटल का, फिर भी आप कैपिटल ज़्यादा लेके आए हो, या फिर आप उस कैपिटल का ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, तो ये ओवर कैपिटलाइजेशन था। यही इसी का उल्टा अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, जहाँ पे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है बट उस कैपेसिटी के हिसाब से उसके पास कैपिटल नहीं होता, या फिर उसने अपना कम कैपिटलाइजेशन कर रखा होता है। ज़रूर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब इनएडिक्वेट कैपिटल नहीं होता। अंडर कैपिटलाइजेशन होता है कि आपने कैपिटल को प्रॉपर जितना होना चाहिए उतना आप नहीं लेके आए। कहने का मतलब भाई आप आपकी जो जब बुक वैल्यू जो है वो कम होती है और मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है, तब ये अंडर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन आ जाता है। तो आपको आप इतनी कैपिटल लाते और आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा दुगुना या तिगुना होता, बट अभी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है बट उस हिसाब की कैपिटल नहीं है। इसी को अंडर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसको जस्टिन बर्न ने ऐसा डिफाइन किया है कि भाई अ कॉर्पोरेशन मे बी अंडर कैपिटलाइज्ड व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज एक्सेप्शनली हाई इन द सेम इंडस्ट्री, राइट? तो undercapitalization is a situation wherein the company has insufficient capital but large amount of secret reserves. तो ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पास कंपनी कैपिटल शो नहीं करती है बट उनके पास रिजर्व के तौर पर कुछ ना तो कुछ बना रहता है, और ये सीक्रेट रिजर्व होता है जो कि वो दिखा के नहीं चलते। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी बुक वैल्यू कम दिखती है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू आपकी बहुत है, जिस हिसाब से कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट का मैच नहीं खाता, right? So there is generally appreciation in the value of the land and a building, plant and machinery, goodwill, etc. But the company does not show the appreciation in the books of account. ठीक, आई होप दैट आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का 15% है, कि इंडस्ट्री में नॉर्मली 15% कमाया जाता है। कंपनी अर्न्स 3 लाख रुपीज एंड हैज एम्प्लॉयड दी 10 लाख कैपिटल। 3 लाख रुपए अर्न करती है और 10 लाख रुपए लगाती है, तो प्रॉपर कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर दिस प्रॉफिट 3 लाख शुड बी 20 लाख। भाई बाकी सब लोग 15% कमा रहे हैं और अगर आप 3 लाख कमा रहे हो तो आप सिर्फ ये बताते हो कि हम 10 लाख रुपए लगाते हैं। इस हिसाब से जरा कैलकुलेट करके देखो कि हमारे पास कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बन रहा है। हमने कितने रुपए लगाए हैं? 10 लाख रुपए हमने लगाए हैं। ठीक, अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 50 कट एक ये 0 कट, तो कितना आया? 30%। मतलब बाकी 15% कमाते हैं, आप 30% कमाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर जाया जाए, तो अगर 3 लाख रुपए है प्रॉफिट तो आपके पास कैपिटलाइजेशन 20 लाख का होना चाहिए था। या तो आप छिपा रहे हो, या तो आप सही वैल्यू नहीं बताते, या तो आपने सही कैपिटलाइजेशन नहीं कर रखी है। सो द कंपनी हैज बीन अर्निंग द सेम प्रॉफिट विद द कैपिटल ऑफ द 10 लाख रुपीज। सो इन दिस केस 10 लाख रुपीज विल बी व्हाट? अंडर कैपिटलाइज। भाई 20 लाख होना चाहिए था, 10 ही लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए अंडर कैपिटलाइज्ड। So undercapitalized company earn profit at considerably high rates than a similar company in the industry. आपके पास ज़्यादा रेट ऑफ अर्निंग्स है बाकी प्लेयर्स जो हैं हमारे इंडस्ट्री में। सो द सिचुएशन ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन में बी कंपेयर टू लीन थिन एंड वीक पर्सन हु कांट रन स्मूथली ड्यू टू इट्स वीकनेस। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हमारे बिल्कुल थिन वीक और लीन पर्सन से कंपेयर करी जा सकती है, जो आसानी से नहीं चल पाएगा लंबे समय के लिए।
अगर आप लॉन्ग रन की देखोगे तो वीक पर्सन कांट रन और कांट वॉक फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सो यही बात यहाँ पे भी बिल्कुल मायने रखती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या कारण क्या है, कॉजेस क्या है हमारे अंडर कैपिटलाइजेशन के। पहली बात तो ये कि आपने उस समय पे एसेट्स को परचेज किया होगा जब रिसेशन पे जब रिसेशन चल रहा था। रिसेशन एक ऐसा दौर होता है जो मंदी का दौर होता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती बिकती है। सो दी एसेट्स माइट बी एक्वायर्ड एट द कॉस्ट which is really at really very very low cost, right? तो वो मार्केट कंडीशंस ऐसे थे कि आपको कम दाम पे सारी चीज़ें मिल गई। अब उनका क्या है, वो ज़्यादा रेट पर भी हो गई हैं और वो ज़्यादा इनकम भी आपको दे रही हैं। ठीक, तो कम दाम पे ज़्यादा अर्निंग आप कमा रहे हो, इस वजह से भी ओवर कैपिटलाइज दिख सकते हो। अंडर एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट, या तो आपने एस्टिमेशन सोचा था कि हम सिर्फ 100 रुपए ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, बट आप जब बिजनेस करने लगे तो आपने देखा हमारे पास 500 रुपए प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, उस अब देखो जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उस हिसाब से कैपिटलाइजेशन होता है। जैसे हमने पिछले में ओवर कैपिटलाइजेशन में ये देखा था कि हम ज़्यादा प्रॉफिट्स को एस्टिमेट कर लेते थे, इसी हिसाब से हम अपने कैपिटल को भी बढ़ा लेते थे, बिकॉज कैपिटल विल बी नीडेड टू अर्न दिस प्रॉफिट। सो हम उस हिसाब से प्रॉफिट कमा नहीं पाते थे, इसलिए हम वहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन कहते थे। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, हमने कम ऐसा सोचा कि हमारे पास कम प्रॉफिट होंगे। अब जब हमने सोचा ही कम है प्रॉफिट का और हम ज़्यादा हमने उसी हिसाब से कम कैपिटल भी लगा रखी है, बिकॉज हमको लगेगा कि हमको कम प्रॉफिट मिलेंगे तो हम कम कैपिटल लगाएंगे। तो जब कम कैपिटल लगाई बट अर्निंग हमारे पास उसी कैपिटल से ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब आप अंडर कैपिटलाइजेशन के उसमें फील आप फॉल कर गए हो, राइट? अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। आपने एक अपनी ऐसी डिविडेंड पॉलिसी बना रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव है, राइट? सो द मैनेजमेंट में follow a conservative dividend policy leading to a higher rate of plowing back of profits। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर रही है, जैसे मैंने बोला था सीक्रेट रिजर्व्स बना रही है, प्रॉफिट्स को छुपा ले रही है, शो नहीं कर रही है, या फिर डिविडेंड नहीं बांट रही है। तो उसके पास कैपिटल का भंडार होता चला जा रहा है बट कहीं शो नहीं होता। ठीक, सो दिस वुड इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज यू विल बी हैविंग द फंड्स जो आप इंटरनली यूज तो कर रहे हो बट दिखा नहीं रहे हो, राइट? हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जो एक ऐसा मैनेजमेंट जो कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है या फिर प्रॉफिट्स को रिटर्न को दे रहा है। सो मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी में बी हाईली एफिशिएंट। सो इट may issue the minimum share capital and may meet the additional financial requirement through borrowings at the lower cost of interests, right? तो ऐसा है कि भाई कम से कम कॉस्ट कैसे करेगा, जहाँ पे कम से कम कॉस्ट पे बोरोइंग करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। कंपनी के पास सीक्रेट रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है, राइट? टू विच द प्रॉफिटेबिलिटी इज हाइयर, जिसकी वजह से आपको इसीलिए दिखते ही है कि भाई कैपिटल तो उतनी कम है बट हमारे पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, पर आपने ऐसा कुछ कर रखा है कि हमारे पास सीक्रेट रिजर्व है जो आप यूज़ कर लेते हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। ये भी हो सकता है हमारे अंडर कैपिटलाइजेशन का कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारे पास हाइयर रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्ट में बिल्कुल बात तो यही है कि असल में बात ये भी मानी जाती है कि अंडर कैपिटलाइजेशन एक हद तक छोटे समय के लिए अच्छा माना जाता है। अगर ओवर और अंडर को देखा जाए तो ओवर को प्रेफर कोई नहीं करेगा, अंडर को हर लोग प्रेफर कर लेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा माना जाएगा, बिकॉज आपके पास प्रॉफिट इंडस्ट्री में ज़्यादा दिखता है, जिसकी आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। सो इसीलिए हाइयर रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे होगा। हाइयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल ऑल्सो बी देयर बाई ड्यू टू दी हाइयर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ पे ये ना सोचना कि अभी तो हमने बोला था कि डिविडेंड बांटा नहीं जाता, बट हाँ जब बांटा जाता है तो अच्छा खासा बांटा जाता है। वो उनमें कॉजेस थे, उनमें से कोई भी एक कॉज हो सकता है, बट इफेक्ट्स में यही देखा जाता है जब भी बांटा जाएगा आपको डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो बड़े हाइयर रेट पर होंगे, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल गो अप। Increased liquidity in the investment, so increased value of the shares makes them liquid, but these shares can be sold whenever required because they are increasing प्राइस इन द मार्केट। भाई जहाँ पे प्राइस बढ़ता हुआ दिखता है हमारे शेयर होल्डर तुरंत बेचना शुरू करते हैं, जैसे कि मुनाफा कमा सके।
अब रेमिडीज क्या है, क्या कर सकते हो इस अंडर यूटिलाइजेशन को सही करने में? सबसे पहला काम तो यह है कि यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स। अब भाई अंडर कैपिटलाइजेशन है, करेक्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेके आओगे, ऐसी स्कीम लेके आओगे जहां पे हम रीऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा रहे होंगे, राइट। और इसीलिए हमारे पास डिविडेंड पर शेयर विल बी फॉलिंग। जैसे ही नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाकियों में। इंक्रीज इन दी पार वैल्यू ऑफ द शेयर, हम अपने पार वैल्यू, फेस वैल्यू को बढ़ा दें शेयर्स की। ये हमारा दूसरा मेथड हो सकता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि या तो हम डिक्रीज कर सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के केस में, या तो शेयर्स को डिक्रीज करते थे, या पार वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देते थे, तो कैपिटलाइजेशन हमारी कम दिखने लगती थी। यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि हमको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देने हैं, या तो पार वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी इंक्रीज, जैसे कि वो ज़्यादा कैपिटल शो होने लगेगी। कहने का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि पहले हमारे पास 100 शेयर थे, या तो आप 10 शेयर्स बढ़ा दीजिए, या तो अब मान लो ये 10 रुपए के एक शेयर थे, तो पहले हमारे पास 1000 था, अब 10 और, तो 110 इंटू 10 तो हमारे पास कितने हो गए, 1100 हो गए। या तो आप क्या करोगे कि 100 शेयर्स ही रहने दो, यहाँ पे 11 रुपए का एक शेयर कर दो, तो तब भी आपकी क्या हो गई, 1100 रुपए कैपिटलाइजेशन हो गई। तो दोनों मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इशू ऑफ दी बोनस शेयर्स, तो आप बोनस शेयर भी इशू कर सकते हो। कहने का मतलब डिविडेंड कैश में ना बांटने के बजाय क्या कर दो, उसको शेयर्स में दे डालो। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लो हमको मान लो हाँ मान लो 100 रुपए हमको डिविडेंड देना था। अब 10 रुपए का यहाँ पे हमने कहा था ना कि मान लो 10 रुपए का शेयर है एक, तो क्या करोगे, किसी भी शेयर होल्डर को 100 रुपए ना देने के बजाय उसको 10 शेयर्स दे डालोगे। मान लो उसके पास 20 शेयर्स थे, अब उसके पास 30 शेयर्स हो गए, ऑटोमेटिकली आपके पास 10 शेयर्स बढ़ जाएंगे। ये भी बोनस शेयर का एक मेथड है। रुपए ना देने के बजाय शेयर्स दे दो उसको, उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो, ये भी एक तरीका हो सकता है। देन यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे वाटर्ड कैपिटल। अब से जितनी भी चीजें थी लाइक योर अंडर कैपिटलाइजेशन, वो एंड हो गई। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपसे को पूछना हो, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वाटर्ड कैपिटल क्या होता है? वाटर्ड कैपिटल और द स्टॉक रिप्रेजेंट दो सिक्योरिटीज इशूड which are not covered or backed by the value of the asset of the firm। जहां पे आपकी जो सिक्योरिटी इशू करी गई है और जो वैल्यू ऑफ द एसेट है वो मैच नहीं खाती हुई दिख रही है। वाटर्ड कैपिटल नाम से समझ में आता होगा कि पानी की तरह कोई चीज बहाई जा रही है। आपका जो कैपिटल वो पानी की तरह बहाया गया है। कैसे? लाइक इट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट ऑफ अ कंपनी है वो एक्सेस कैपिटलाइजेशन में, या फिर जो रियल वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा में आपने कोई चीज खरीद ली है। समझ में आई बात? देखो, water is said to be present in the capital when a part of a capital is not represented by the asset। जैसे मैंने बोला था कि जो भी इशू है वो वैल्यू से मैच नहीं खाती, या फिर अगर कहा जाए कि लाइक हमारा जैसे वाटर वर्थलेस होता है, वैसे तो वर्थलेस नहीं होता है, वाटर बहुत ही ज़्यादा वर्थ है उसकी, बट फिर भी पानी की तरह जो बहाया जाता है वैसे ही आप यहाँ पे भी बहा रहे हो। कहने का मतलब उसका जो रियल वैल्यू हो वो ना दे के बहुत ही ज़्यादा रुपए दे के आप कोई एसेट को बाय कर लेते हो और वो रिप्रेजेंट ही नहीं करता उस एसेट को। मान लो एक एसेट हमारे पास 1000 रुपए का है, बट वही सेम एसेट आप 2500 रुपए का लेके आ रहे हो, तो ये 2500 रुपए खर्चा कर रहे हो। इसी को ही वाटर्ड कैपिटल बोलते हैं। So watered capital rises when a company pay a higher price for the asset required for going concern or when promoter services are highly valued। बिना मतलब ज़्यादा वैल्यू करके हमने प्रमोटर की ज़्यादा वैल्यू करके ज़्यादा प्राइस लगा दी, या किसी एसेट को ज़्यादा प्राइस पर हमने एक्वायर किया। सो अ स्टॉक इज सेड टू बी वाटर्ड व्हेन इट्स ट्रू वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। सिंपल, जब उसकी जो रियल वैल्यू है वो जब कम होती है, रियल वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी purchases the machinery from another company for 1 lakh rupees, but its real value is 80,
80,000 रुपए उसकी रियल वैल्यू है, बट कंपनी ने 1 लाख रुपए में खरीदी. सो इन दिस केस 20,000 अमाउंट विल बी दी वाटर्ड कैपिटल. राइट. सो यही हमारा वाटर्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा. तो आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा आज का भी वीडियो. तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए. रिक्वेस्ट, और बिल्कुल सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, जैसे कि मैं नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी से जल्दी लाता रहूँ. थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर. अगर आप मेरे अन अकेडमी पे फ्री सेशंस देखना चाहते हो तो ज़रूर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो. इंद्रेश प्रताप सिंह नाम आप सर्च आइकन में डालोगे, सर्च बटन में डालोगे तो मेरे आपको फ्री सेशंस दिख जाएंगे, और आपको लिंक भी मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस देख सकते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और नेट प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो. ये कोड आप अप्लाई करना, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. और वहाँ पे ढेर सारे फ्री सेशंस आते रहते हैं मेरे, और भी आगे आने वाले हैं, तो ज़रूर उसको आप देखिएगा. थैंक यू, गुड बाय.